हेलो हाय गुड हेलो हाय गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है यूपी टेट ईवीएस का, और कल हमारी वीडियो नहीं आ पाई थी, क्लास जो है नहीं हो पाई थी क्योंकि जो टैबलेट है वो ख़राब हो गया था, तो इसलिए हमारी कल की क्लास नहीं हो पाई थी। ठीक है, आज जो हमारा जो प्रैक्टिस सेट है, इसमें जो प्रश्नों की संख्या वो 50 है, जिसमें से जो मुख्य टॉपिक है वो पारिस्थितिकी है, आपका वायुमंडल, जलमंडल और बाकी कुछ अदर टॉपिक भी इसमें शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न है। तो आज का हमारा जो पहला प्रश्न वो है क्या, वो है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है। जो कृत्रिम है मतलब जो मानव द्वारा बनाया गया है। अगर प्राकृतिक पूछा जाता है या केवल पारिस्थितिक तंत्र की बात की जाती तो वो प्राकृतिक था। यहाँ पर कृत्रिम शब्द दे दिया गया है, तो आपको बताना है कि जो मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है वो कौन सा है। ए ऑप्शन है धान का खेत, बी ऑप्शन है वन, सी ऑप्शन है घास का मैदान, डी ऑप्शन है झील। तो जो जितने भी हमारे वन हैं वो सभी प्राकृतिक द्वारा निर्मित हैं, मतलब कि प्रकृति के द्वारा उगे हैं। किसी मनुष्य ने किसी वन में जाकर पेड़ पौधे नहीं लगाए हैं। दो चार सब लगा देता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जितनी मात्रा में वन है हमारे, इतना कोई नहीं लगा, वो प्राकृतिक है। घास का मैदान, जैसे हमारे शीतोष्ण घास के मैदान है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, प्रेरी, कंपास, लानोज, ये सब क्या है, ये भी आपके प्राकृतिक हैं। ठीक है, झील, तो ये भी प्राकृतिक है। तो यहाँ पर कृत्रिम की बात की गई, तो जो धान का खेत है ये क्या है, एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है। ठीक है, धान का खेत कौन लगाता है, भाई किसान लगाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, ए है कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, पारिस्थितिकी निकेत या नीचे की संकल्पना को प्रतिपादित किया है। ग्रीनेल्स, डार्विन, ई पियोडम, सीसी पार्क। तो जो पारिस्थितिकी निकेत है, इसमें जो जीव जंतु हैं उनकी जो कार्यात्मक इकाई है उसको बोलते हैं निकेत या नीचे बोलते हैं। ठीक है, निकेत। और जो इसकी संकल्पना किसने दी, तो ग्रीनेल्स ने दी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जो पारिस्थितिकी निकेत है या नीचे है, इसकी संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया, तो ग्रीनेल्स ने प्रतिपादित किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था। जो पारिस्थितिक तंत्र है इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। तो कहा गया है कि इकोसिस्टम को किसने प्रस्तावित किया, इको सिस्टम। ठीक है, या पूछ लिया जाए कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, ये सब सारी चीज़ें पूछ ली जाए। तो पारिस्थितिक तंत्र जो है इसका संकल्पना किसने प्रस्तावित की, टेलर ने, हंटिंगटन ने, स्टोर्ड ने या टांसले ने। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा टांसले। सिस्टम में टी आ रहा है ना, वैसे ही टांसले आप याद कर लें। कन्फ्यूजन नहीं होगी कि इकोलॉजी और इकोसिस्टम के कौन है। तो इकोलॉजी के अर्नेस्ट हेकल हैं और इकोसिस्टम के टांसले हैं। ठीक है, एजी टांसले इनका पूरा नाम है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला में किसी को भोजन से कम ऊर्जा मिलती है। खाद्य श्रृंखला में किसी को मतलब किसको कम से कम भोजन से ऊर्जा मिलती है। तो अगर आपने लिंडमैन का जो 10% का नियम है अगर आपने पढ़ रखा होगा तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि एक पोषण स्तर से ऊर्जा का स्थानांतरण जब दूसरे पोषण स्तर में होता है तो केवल 10% ही होता है। जैसे कि ये देखिए, ये आपका पौधा है, ठीक है, मान लीजिए घास है और ये टिड्डा है। टिड्डे को मेढक ने खा लिया और मेढक को सांप ने खा लिया। तो इस पौधे से एनर्जी इसमें 10% गई और इस 10% की एनर्जी इसमें 10% गई और इस मतलब 90% तो पौधे ने यूज कर लिया। ठीक है, अगर मान लीजिए ये पौधे के पास 1000 किलो कैलोरी है। अब 1000 किलो कैलोरी का 10% कहाँ गया, आपके पास टिड्डे में गया। अब टिड्डे से जो जितनी कैलोरी टिड्डे में गई, ठीक है, पास कितनी एनर्जी थी, 1000 किलो कैलोरी।
अब 1000 किलो कैलोरी का 10% किस में गया? टिड्डे में गया, क्योंकि घास को टिड्डे ने खाया। तो इसमें कितना आया? 100 कैलोरी आई। अब इस 100 कैलोरी का 10% गया किसके अंदर? आपके फ्रॉग मतलब मेढक के अंदर। तो 10 इसके अंदर आ गए, 10 किलो कैलोरी। और इस 10 किलो कैलोरी का 10% किस में गया? सांप में गया। तो सबसे कम किस में जा रहा है? जो सांप है। और यहाँ पर एक श्रृंखला दी भी गई है, ये देख सकते हैं हम। क्वेश्चन में आपके ये था, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, इसमें दिया भी गया है कि इसी प्रकार ये चलेगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा आपका हो जाएगा सांप, क्योंकि जो सांप है ये सबसे अंतिम में आ रहा है, ये तृतीय उपभोक्ता है। तो ये इसके पास जो एनर्जी हो सबसे कम पहुँचेगी। ठीक है, सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास है? तो उत्पादक के पास। अगर उत्पादक के बाद की बात की जाए तो वो टिड्डे में होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि पृथ्वी का सबसे विशाल और सबसे अस्थाई पारितंत्र कौन सा है? वन पारितंत्र? नहीं भाई, अस्थाई नहीं है, क्योंकि वन वगैरह कटते रहते हैं, तो ये तो नहीं है। महासागर परितंत्र, मरुस्थल पारितंत्र, घास का मैदान। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे विशाल है और अस्थाई है वो कौन सा? वो है महासागर पारितंत्र। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि महासागर में हस्तक्षेप बहुत कम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा लैटिक पारितंत्र का उदाहरण है? ठीक है, तो लैटिक और लैंटिक दो शब्द आपके आते हैं इकोसिस्टम में। क्या आता है? एक आपका आता है लैटिक और एक आता है आपका लैंटिक, सॉरी लोटिक। एक लैटिक है और एक लोन्टिक है, माफ़ करिएगा, लोटिक है। ठीक है, तो जो लोटिक मतलब लेटिक मिस होता है रुका हुआ पानी। क्या होता है? रुका हुआ पानी मतलब स्थिर जल। और लोटिक मिस होता है बहता जल। तो यहाँ पर पूछा गया है लेटिक जो है परितंत्र का उदाहरण है। तो इसमें चारों ऑप्शन में से आपको उसको चुनना है जिसका पानी स्थिर रहता हो। नदी, तो नदी तो बहती रहती है। सरिता जो है नदी का पर्यायवाची है। झरना का भी पानी बहता रहता है। लेकिन जो तालाब है आपका, इसका जल स्थिर होता है, और ये लैटिक पारितंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है कि किसी खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा की मात्रा किस स्तर पर अधिकतम होती है? तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा की मात्रा अधिकतम होती है, अभी हमने जस्ट 2-3 कुछ प्रश्न पहले ही देखा है ये वाला प्रश्न। प्राथमिक उपभोक्ता, अपघटक, शीर्ष उपभोक्ता और उत्पादक। तो मैंने आपको बताया कि जो सबसे अधिक ऊर्जा होती है वो उत्पादक के पास होती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि जो अगर ट्रॉफिक पोषण स्तर पूछा जाता तो प्रथम पोषण स्तर था जिसके पास ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, वो पेड़ पौधे होते हैं। ट्रॉपिक लेवल भी एनर्जी का पोषण स्तर भी आप में पूछा जाता है। तो एनर्जी का जो पोषण स्तर वो उत्पादक से ही जोड़ा जाएगा। जैसे ये पेड़ पौधे जो हैं आपके उत्पादक हैं, तो ये प्राथमिक ट्रॉपिक लेवल में आएंगे, मतलब प्राइमरी होगा। जो उत्पादक है वो तो हमारा पहला पोषण स्तर हो गया ऊर्जा का, और जो प्रथम उपभोक्ता है वो द्वितीयक पोषण स्तर में आएगा। इसी प्रकार आगे बढ़ेगा। तो ध्यान रखेंगे जो ट्रॉपिक लेवल है मतलब कि जो पोषण स्तर है वो आपके उत्पादक से शुरू होता है, मतलब कि उत्पादक प्रथम में आएगा, प्रथम पोषण स्तर, और उपभोक्ता प्रथम जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो जो है द्वितीयक पोषण स्तर में आएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। पारिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की? हैकेल, टांसले, एल्टन या लिंडमैन। तो जो हैकेल थे इन्होंने क्या किया था? इन्होंने इकोलॉजी शब्द दिया था। कौन सा शब्द? इकोलॉजी शब्द दिया था। अर्नेस्ट हैकेल इनका नाम है। इकोलॉजी शब्द इन्होंने दिया था। टांसले ने इको सिस्टम शब्द दिया। कौन सा शब्द दिया? इको सिस्टम शब्द दिया। एल्टन जो थे इन्होंने पारिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा दी, और ये जो डायग्राम बनाया जाता है ये इन्होंने ही दिया था। ठीक है, और लिंडमैन ने तो 10% का नियम दिया था। क्या दिया था? 10% का नियम दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, समुद्री पारितंत्र में पादप प्लावक किस श्रेणी में आते हैं? अपघटक, प्राथमिक उपभोक्ता, उत्पादक या शीर्ष मांसाहारी। जो पादक उत्प्लावक या जिन्हें हम फाइटोप्लैंक्टन बोलते हैं,
वो आपके उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अपघटक में तो सूक्ष्म जीव आ जाएंगे, प्राथमिक उपभोक्ता में आपके आ जाएंगे छोटी मछलियाँ आ जाएंगी, और शीर्ष मांसाहारी में आपकी बड़ी मछलियाँ जैसे व्हेल, शार्क, ये सारी आ जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित पारितंत्र का उदाहरण नहीं है। मतलब हमें बताना है कि कौन सा ऐसा पारितंत्र जो प्राकृतिक है, वो मानव निर्मित नहीं है या कृत्रिम नहीं है। जल जीवशाला जिसे हम एक्वेरियम बोलते हैं, घास का मैदान, फूलों की क्यारी या फसल क्षेत्र। तो यहाँ पर जो मानव निर्मित नहीं है वो एक ही चीज़ है, घास का मैदान। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। घास का जो मैदान है ये प्राकृतिक है, मानव निर्मित नहीं है। एक्वेरियम जहाँ पर हम लोग मछलियों को पालते हैं ये भी मानव निर्मित है। फूलों की क्यारी भी मनुष्य ही लगाता है। और जो फसल क्षेत्र है, जब फसल बोई जाती है हमारे खेतों में, वो भी किसान के द्वारा ही की जाती है, तो वो भी मानव निर्मित है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा घास का मैदान। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? सर्वाधिक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। अगर हम बात करें, और जो हमारा वायुमंडल है ये कई गैसों के मिश्रण से बना हुआ है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, आर्गन, ये सभी क्या है? मुख्य गैसें हैं, और इसके बाद में अन्य गैसें आती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो वायुमंडल में गैस है वो है आपकी नाइट्रोजन। लगभग 71% जो है वो आपकी नाइट्रोजन है। कितनी है? अब नाइट्रोजन देखा जाए तो हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस है, 78%, लगभग 78% आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑक्सीजन देखा जाए तो 21%, लगभग 21, लगभग एग्जैक्ट 21 नहीं है, 20 पॉइंट कुछ करके है, तो यहाँ पर हम लगभग 21 बोल सकते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो ये हमारे वायुमंडल में 0.03% पाई जाती है। ठीक है, और ये क्या है? 0.03% जो है ये पाई जाती है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो एक ग्रीन हाउस गैस है। कैसी गैस है? ग्रीन हाउस गैस है। मीथेन की बात की जाए तो ये भी मतलब ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन बहुत 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 कम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, और आर्गन जो कि एक अक्रिय गैस है, ये भी हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। तो वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे ज़्यादा वायुमंडल में अब अक्रिय गैस आर्गन है, जो कि हमारे वायुमंडल में कितनी पाई जाती है? तो 0.93% जो है, 3%। ठीक है, हमारे वायुमंडल में पाई जाती है आर्गन। ठीक है, और ये क्या है? एक अक्रिय गैस। तो यहाँ से प्रश्न हमारा ये बन सकता है कि सर्वाधिक कौन सी गैस अक्रिय है, जो सर्वाधिक पाई जाने वाली, वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो वो आपकी आर्गन है, 0.93% पाई जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है सर्वाधिक गैस पाई जाती है, लगभग 78%। ठीक है, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो वायुमंडलीय जो परत है इसको 5 भाग में बांटा गया है। किसके आधार पर बांटा गया है? तो घनत्व के आधार पर इसको बांटा गया है। तापमान और घनत्व के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है वायुमंडलीय परत को। कौन कौन सी हैं? तो एक आपका है क्षोभ मंडल, दूसरा है आपका समताप मंडल, तीसरा है आपका मध्य मंडल, चौथा है आपका बाह्य मंडल। ठीक है, और जो वायुमंडल है इसी की जो निचली परत होती है उसे आयन मंडल बोलते हैं। तो वही हमारी होगी पांचवा हमारा वायुमंडल हो जाएगा, और चौथी हमारी आयन मंडल हो जाएगी। ठीक, देखते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जो हमारी ओजोन परत है वो किस मंडल में पाई जाती है? तो वो समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, अगर हम यहीं पर मध्य मंडल की बात करें तो जो हमारे वायुमंडल की सबसे ठंडी जो परत है वो मध्य मंडल है, और मध्य मंडल में ही उल्का पिंड जो है आकर जल जाते हैं। क्षोभ मंडल की बात की जाए तो क्षोभ मंडल जो है ये पृथ्वी के सबसे नज़दीक या समीप का वायुमंडलीय परत है। आयन मंडल जो है यहीं पर रेडियो तरंगें परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस आती हैं। ठीक है, और आयन मंडल से एक प्रश्न ये बना था कि आयन मंडल किसका भाग है? तो आयन मंडल जो है वायुमंडल का भाग है। ठीक है, उल्का पिंड किस वायुमंडलीय परत में जल जाते हैं? तो अभी मैंने बताया मध्यमंडल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मध्यमंडल। और बाकी तीनों की तो मैंने चर्चा कर ही दी है। वायु का सर्वाधिक घनत्व किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो आपको बताना है कि जो वायु का सर्वाधिक घनत्व है वो किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? मध्यमंडल, क्षोभ मंडल, ताप मंडल,
और आपकी समताप मंडल। तो तापमंडल जो है वायुमंडल को ही तापमंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर सर्वाधिक घनत्व की अगर बात की जाए तो जो क्षोभ मंडल हमारा है उसका सर्वाधिक घनत्व होता है। वायु का सर्वाधिक घनत्व जो क्षोभ मंडल में पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका है मौसम संबंधी सभी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? मौसम संबंधी सभी घटनाएं किस मंडल में होती हैं? समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या बहिर्मंडल? तो जो हमारी सबसे नज़दीक परत है कौन सी है? वो है आपकी क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल में ही हमारी सारी जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं वो सभी क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। पृथ्वी की सबसे नज़दीक है। अगर हम इसकी बात करें कि इसकी औसत ऊंचाई कितनी है तो 13 किलोमीटर इसकी औसत ऊंचाई है। अगर ध्रुवों से देखा जाए कि इसकी ऊंचाई कितनी है तो 8 किलोमीटर है। अगर हम इक्वेटर से देखेंगे तो 18 किलोमीटर इसकी ऊंचाई होगी। और मैंने देखा हम लोगों ने देखा कि जो सर्वाधिक घनत्व है वायु का वो कहाँ पर है? तो क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। और जितनी भी मौसमी घटनाएं सभी क्षोभ मंडल में ही घटित होती है। जैसे चक्रवात, आंधी, तूफान, बारिश, ये सभी क्या है? क्षोभ मंडल में ही घटित होती हैं। और इसमें क्षोभ मंडल में हम क्या करते हैं, जब परत में ऊंचाई के साथ क्या होती है, ताप में कमी होती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तापमान में कमी होती आएगी, ठीक है, जिसे हम सामान्य ताप स्तर भी कहते हैं, ठीक। और कितना घटेगा? तो 16 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाता है, ठीक है। तो ये कुछ जानकारी हमारी क्षोभ मंडल के बारे में थी। आशा करती हूँ अगर इतने जितने भी फैक्ट मैंने बताए यहाँ से अगर ये जो प्रश्न इसमें दिया गया ये ना पूछकर बाकी चीज़ें जो बताई गई वहाँ से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। तो उसे उन चीज़ों को आप ध्यान से सुने जो व्याख्या दी जा रही होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समताप मंडल। तो समताप मंडल में आपकी ओजोन परत पाई जाती है। और यही जो वायुयानों के उड़ने के लिए आदर्श वो आपकी समताप मंडल है, क्योंकि ताप यहाँ पर समान होता है और मौसम साफ रहता है, बादल नहीं होते हैं। मध्यमंडल जो है वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है और मध्यमंडल में ही उल्का पिंड आकर जल जाते हैं। क्षोभ मंडल ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? सबसे निचली परत है, ठीक। तापमंडल जिसे हम वायुमंडल के नाम से भी जानते हैं, ये सबसे बाहरी परत है वायुमंडल की। पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से कौन बचाता है? अगला प्रश्न आपका है कि पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से कौन बचाती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन परत या जलवाष्प। तो पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से कौन बचाता है? पराबैंगनी किरणें कहाँ से आती है भाई? तो सूर्य के प्रकाश जो होता है उसी के साथ पराबैंगनी किरणें, जिन्हें हम अल्ट्रावायलेट रेज बोलते हैं, वो आती हैं और इससे हमारी रक्षा करती है समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन परत। ये क्या करती है? जो हानिकारक किरणें होती हैं उनको अपने ही पास रोक लेती है और बाकी क्षण के ऐसा मान लें कि जो लाभदायक है हमारे लिए अच्छी हैं वही केवल नीचे आ पाती हैं। तो जो हमारी ओजोन परत है ये क्या करती है? पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अब ओजोन परत के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। तो ओजोन जो परत है ये क्षोभ मंडल में भी पाई जाती है और समताप मंडल में पाई जाती है। तो जो क्षोभ मंडल में पाई जाती है उसे हम वैड ओजोन परत वैड ओजोन बोलते हैं या बुरी ओजोन परत बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करती है O3 जो एक आपका द्वितीयक प्रदूषक है और ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करती है उसमें आ जाती है। और जो समताप मंडल में है वो गुड ओजोन परत होती है, ठीक है, क्योंकि वो क्या करती है कि सूर्य से आने वाली किरणों से हमारी रक्षा करती है, ठीक। अब हम ओजोन परत की और बात करें तो जो ओजोन परत है, ओजोन परत में अंटार्कटिका जो हमारी दक्षिणी ध्रुव है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे ओजोन परत के बारे में। हाँ, तो ओजोन परत जो ओजोन परत है अभी इसमें क्षरण हो रहा है, इसमें ह्रास हो रहा है। तो ओजोन परत की जो मोटाई है किस में मापा जाता है? डॉप्सन में मापा जाता है। यहाँ से भी प्रश्न आपका बनता है कि ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है? डॉप्सन में मापी जाती है। और डॉप्सन के लिए जो उसका प्रतीक चिन्ह है या सिंबल है वो है DB। ये ध्यान रखेंगे, ये भी एक बार आपका पूछा गया है कि DB जो प्रतीक चिन्ह है वो लिखा किस प्रकार जाता है? तो स्मॉल लेटर में D होता है, V कैपिटल होता है आपका। डॉप्सन इकाई में मापी जाती है ओजोन परत की मोटाई। अगर 200 डॉप्सन से नीचे आ गया तब माना जाएगा कि ओजोन परत की मोटाई जो 200 डॉप्सन से नीचे आ रही है, ठीक है, तब मान लिया जाता है कि ओजोन परत में छिद्र है, ठीक है। अब ये छिद्र करने वाली गैसें कौन सी या ओजोन परत में किन गैसों के कारण ह्रास होता है या उसमें क्षरण होता है? तो जो हमारी CFC गैस है और जिसे कार्बन बोलते हैं, HFC है जो कि फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, इन सारी चीज़ों में पहले यूज की जाती थी, उनसे निकलती थी। लेकिन कुछ जब ये पता चला कि हाँ भाई ओजोन परत में क्षरण हो रहा है तो इन गैसों पर बैन लगा दिया गया। अब यहाँ से भी एक प्रश्न आपका पूछा जाता है कि अब बैन जब लगाया गया तो ऐसे तो कह नहीं दिया गया होगा कि भैया इस पर बैन लगाया जा रहा, नहीं, कुछ उसमें सम्मेलन हुए होंगे, कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे। तो यहाँ पर एक प्रोटोकॉल आया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। कौन सा प्रोटोकॉल है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। और उसमें क्या किया गया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में क्या किया गया कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किया गया ओजोन परत के संरक्षण की बात की गई और कहा गया कि जो CFC गैस है उस पर बैन लगा दिया गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में। अब ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है 1987 ईस्वी में हुआ था, ठीक है।
और इसके बाद में जो हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इसमें एक संशोधन किया गया 2016 में, जिसे बोलते हैं किगाली संशोधन। किगाली संशोधन में HFC, ठीक है, ऐसे छोटा सा एस बना रहता, इस पर बैन लगाया गया। तो ध्यान रखेंगे कि किगाली संशोधन का संबंध किससे है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से है, जो कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। और ये क्या है, इसका फुल फॉर्म है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ओजोन परत हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, रेडियो तरंगों के प्रसारण में कौन सा मंडल सहायक है, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या मध्य मंडल। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा आयन मंडल है ये रेडियो तरंगों के प्रसारण में सहायक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, आपका आयन मंडल। ठीक है, अगला प्रश्न आपका है, वायुमंडल की सबसे गर्म परत कौन सी है, मध्य मंडल, समताप मंडल, ताप मंडल या क्षोभ मंडल। तो जो वायुमंडल की जो सबसे गर्म परत है वो आपकी ताप मंडल है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ठंडी की बात की जाए तो वो मध्य मंडल है। मध्य मंडल आपकी सबसे ठंडी परत है। और ताप कहाँ पर समान रहता है, तो समताप मंडल में क्या होता है, ताप समान रहता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, गर्म परत कौन सी भाई, ताप मंडल को हम बाह्य मंडल भी बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है। अब भाई ये तो मैंने आपको बता ही दिया, कोई बात नहीं, पता चल गया तो अच्छी बात है। चलिए, ओजोन परत की मोटाई किस में मापी जाती है, किलोमीटर, डॉप्सन इकाई, फैदम या प्रकाश वर्ष। तो आप मुझे ये कमेंट करके बताएंगे। आंसर तो मैंने आपको पहले इसका बता दिया कि डॉप्सन में ओजोन परत की मोटाई को मापा जाता है। अब आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आंसर ये बताना है कि ओजोन परत की मोटाई जो मापते हैं हम डॉप्सन में, डॉप्सन का जो सिंबल है या इसको हम प्रदर्शित करते हैं वो किससे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, वो भी मैंने बताया है आपको। अगर याद होगा तो लिख दीजिएगा, नहीं याद होगा तो सर्च कर लीजिएगा। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन की सिंबल क्या है डॉप्सन का, या किससे हम इसको प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है, वह जिला जहाँ गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। तो गंगा नदी के बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं पहले, फिर बात करेंगे कैसे वो प्रवेश करती है भाई हमारे उत्तर प्रदेश में। ठीक, तो गंगा नदी जो है ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है गंगोत्री ग्लेशियर, वहाँ से इसका उद्गम होता है। और जहाँ से इसका उद्गम होता है वहाँ ये निकलती है भागीरथी के नाम से, लेकिन ये अलकनंदा से आकर मिलती है उत्तराखंड में ही और बनाती है देवप्रयाग। और देवप्रयाग बनाने के बाद जब आगे बढ़ती है तो ये गंगा के नाम से आगे बढ़ती है। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश में बिजनौर जो हमारी गंगा नदी है ये उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर गंगा नदी के बारे में और हम जानकारी लें तो गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं कौन कौन सी हैं, गंगा की सहायक नदियां हैं गंडक, दामोदर, महानदी, कोसी नदी, चंबल, उसके बाद में यमुना जो है ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। और एक गंगा नदी से निकलती है बितरिका, जिसे बोलते हैं हुगली नदी। हुगली नदी जो है, हुगली नदी के किनारे आपका कोलकाता शहर स्थित है। ठीक है, और हुगली नदी निकलती है कहाँ से, गंगा नदी से निकलती है, जिसे हम बितरिका बोलते हैं। गंगा नदी की बितरिका हुगली नदी है। ठीक है, गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, और गंगा को तो बांग्लादेश में पद्मा कहा गया और वहीं पर ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। और जब दोनों मिल जाती हैं एक साथ तब इनको मेघना कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। जो बताया जा रहा है, जो एक्सप्लेन किया जाता है उसको भी आप लोग ध्यान से सुना करें। आपके प्रश्न वहाँ से भी बन सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो प्रश्न दिया गया यही दिया जाए आपके एग्जाम में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही है, बिजनौर। अगला प्रश्न है आपका कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है। तो जो
ब्रह्मपुत्र नदी है, पहले इसका उद्गम देख लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है इसका उद्गम होता है तिब्बत के मानसरोवर झील के पास में आपका एक ग्लेशियर चेमा इंगडुंग ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर? चेमा इंगडुंग ग्लेशियर है। उस ग्लेशियर से क्या करती है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है और वहाँ पर इसको बोलते हैं, तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। अब ये जब सांगपो कहा जाता है और उसके बाद में जो ब्रह्मपुत्र नदी है जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तब इसको बोलते हैं दिहांग। क्या बोलते हैं? दिहांग कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद में ये असम में आती है। असम में एक नदी द्वीप का निर्माण करती है जिसका नाम है माजुली नदी द्वीप, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, माजुली नदी द्वीप। और असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और जब ये बांग्लादेश में आकर अपना जल गिराती है पश्चिम, तो जब ये पहुंची कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, जब ये बांग्लादेश में पहुंचती है तो उसको जमुना बोलते हैं और बाकी चीज़ें मैंने आपको बताया ही। ठीक है। तो यहाँ पूछा गया आपसे कि अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, तो दिहांग है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। जमुना कहते हैं वहाँ पर बांग्लादेश में कहते हैं, सांगपो तिब्बत में बोलते हैं, ब्रह्मपुत्र जो है ये असम से पूरे भारत में जानी जाती है। असम में जब आती है तो ब्रह्मपुत्र, बाकी हर जगह ब्रह्मपुत्र के नाम से ही जानी जाती है। केवल ये ध्यान रखेंगे कि अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है। ठीक है। और माजुली द्वीप का निर्माण करती है कहाँ पर? असम में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली द्वीप नदी द्वीप। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, मैट्यूर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? गंगा, कावेरी, महानदी या सतलज? तो मैट्यूर बांध की अगर बात करें हम तो ये किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। मैट्यूर जो बांध है ये कावेरी नदी पर है। ठीक है। मैट्यूर बांध जो है ये भारत का सबसे बड़ा, ठीक है, भारत का सबसे बड़ा और तमिलनाडु का सबसे बड़ा बांध है। ठीक। और ये कहाँ पर है? तो ये है मैट्यूर शहर में स्थित है। ठीक है। सलेम जिले, मतलब तमिलनाडु में कावेरी नदी बहती है तो तमिलनाडु के सलेम जिले के मैट्यूर शहर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये ध्यान रखेंगे भारत का सबसे बड़ा बांध है। अगला प्रश्न है कि धार्मिक आधार पर किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? कृष्णा, कावेरी, लूनी, साबरमती? तो जो आपकी कृष्णा है इसको क्या बोलते हैं? तो ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी है, दूसरी जो है सबसे लंबी ग्रह बोल रही हूँ। जो नदी है कृष्णा ये दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी है। कावेरी की बात की जाए तो धार्मिक आधार पर जो कावेरी नदी है ये दक्षिण भारत की गंगा कही जाती है। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? तो कावेरी नदी को कहते हैं। ठीक है। आगे बढ़े। अगर हम लूनी की बात करें तो लूनी जो है इसका उद्गम राजस्थान के अजमेर ज़िले से होता है। साबरमती की बात की जाए तो ये भी राजस्थान के उदयपुर से निकलती, अरावली पर्वत से। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि सामान्य जल का पीएच मान कितना है? तो जो पीएच मान है वो 1 से 14 तक होता है और सोरेनसन इसको लेकर आया था पीएच मान को। तो इसके बाद में अगर हम बात करें कि 1 से लेकर, ठीक है, 1 से लेकर 7 तक, 1 से ठीक यहाँ तक ये क्या होता है? अम्लीय होता है। इसके बाद में क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाता है। 7 के बाद 8 से लेकर 14 तक। ठीक है। 7.1 के बाद ये क्या हो जाएगा? ये क्षारीय हो जाता है। तो सामान्य जो जल होता है ये कैसा होता है? उदासीन होता है। तो सामान्य पीएच मान जो होता है जल का वो 7 होता है, क्योंकि 7 एक उदासीन है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 7। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 5 जून को आप सभी को पता है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अच्छा, आप लोग मुझे ये बताएं कि पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? आप मुझे बताएं कि पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। ठीक है।
तो अगर हम बात करें कि जो पर्यावरण दिवस है पहली बार कब मनाया गया, तो 5 जून 1973 को पहली बार ओजोन दिवस मनाया गया। और जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था 1972 में, उसमें ये कहा गया कि 5 जून को हर वर्ष पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो स्टॉकहोम सम्मेलन जो था ये हुआ था 1972 में, और 72 में क्या किया गया, निर्णय लिया गया, और 73 में मनाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल मीठे जल का सबसे बड़ा हिस्सा किस रूप में मौजूद है, तो भूमिगत जल, नदियाँ और झील, ग्लेशियर और बर्फ की चोटियाँ, वायुमंडल में जल वाष्प। तो यहाँ पर जो कुल मीठे जल का जो बड़ा हिस्सा वो ग्लेशियर या बर्फ की चोटियों के रूप में उपस्थित। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है जहां उसका आयतन न्यूनतम होता है, तो ए ऑप्शन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर तो भैया ये क्या हो जाएगा, बर्फ़ बन जाएगा, 0 पहुँच जाएगा। तो 100 डिग्री पे बॉइलिंग पॉइंट है, इसका मतलब उबलने लगता है पानी। 4 डिग्री सेल्सियस, तो 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जो जल का जो घनत्व है वो सर्वाधिक होता है। ऑप्शन नंबर डी सी राइट आंसर हो जाएगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस। ठीक है, पृथ्वी, अगला प्रश्न है कुछ प्रश्न नंबर 29 कि पृथ्वी की सतह का लगभग 3/4 भाग जल से ढका। पृथ्वी का कितना भाग जल से ढका, तो 3/4। ठीक है, या आपका 71% भी आ सकता है, 3/4 भी आ सकता है, के कारण 3/4 भाग जल से ढके होने के कारण इसे नीला ग्रह कहते हैं। इसका कुल जल का कितना प्रतिशत भाग मीठा जल है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कितना भाग मीठा है भाई, तो 97% क्या है आपका आला बड़ी है, केवल 3% ही आपका मीठा है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा आपका, 3%। ठीक है, केवल मीठा जल है आपकी पूरी पृथ्वी पर। वर्षा का जल रिसकर जमीन के नीचे चट्टानों में, तो जो वर्षा का जल है ये जब रिसकर नीचे चट्टानों में, जो चट्टानों के बीच दरारें होती जब उसमें जमा होने लगता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण तो उसे कहते हैं कि जब जल वाष्प बनकर ऊपर उड़ जाता है। संघनन जब है, जब वाष्प बनकर जाता है भाप के रूप में, और जब भाप बूंद में बदलती है तो उसको संघनन कहते हैं। अंतःसंयंदन और वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन किसे बोलते हैं, पेड़ पौधे की पत्तियों से जल जो है वो भाप में निकलता है, तो उसको वाष्पोत्सर्जन बोलते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा अंतःसंयंदन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि वर्षा का जल जब रिसकर जमीन के नीचे चट्टानों के बीच जो खाली जगह हो तो वहाँ जमा होने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं अंतःसंयंदन। ये प्रश्न आपका पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जल के गुणों के बारे में गलत है, तो यहाँ पर कहा गया है कि कौन सा ऐसा कथन है जो जल के गुण के बारे में गलत है। जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जल सार्वभौमिक विलायक, हाँ भाई ये तो सही है, क्योंकि जल में आप देखते होंगे सारी चीज़ें घुल जाती हैं कुछ चीज़ों को छोड़कर, जैसे तेल वगैरह होगी। जल से प्रचुर मात्रा में ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे कि आप देखते होंगे जल विद्युत यंत्र लगे होते हैं और उससे बिजली वगैरह बनाई जाती है। सामान्य जल का pH मान 7 है, ये भी सही है, लेकिन यहाँ आपसे गलत पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि जल का जो क्वथनांक है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है कि किस महासागर को अंध महासागर कहा जाता है, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर या हिंद महासागर। तो प्रश्न आपका है कि किस महासागर को अंध महासागर कहा जाता है। तो महासागरों की अगर संख्या देखी जाए तो पृथ्वी पर कुल महासागरों की संख्या 5 है। कितनी है, 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर कहा जाता है, और ये जो दूसरा सबसे बड़ा महासागर है, दूसरा जो है दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो ये अंग्रेजी के जो हमारा अटलांटिक महासागर है, अंग्रेजी की एस आकार का है। कैसा, अंग्रेजी का जो एस होता है इस आकार का ये होता है। ठीक है,
और जो हमारा अटलांटिक महासागर है, इसके सबसे गहरी जो बिंदु है वो कौन सी, या सबसे गहरा बिंदु इसका कौन सा है, तो वो है पिट्योरिको। पिट्योरिको ट्रेंच जो है वो क्या है, अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। तो ये इतनी चीज़ें आप इसे ध्यान रखेंगे कि दूसरा सबसे बड़ा महासागर है ये कौन सा, अटलांटिक महासागर है, ठीक है। उसके बाद में ये अंग्रेजी के एस आकार का है और इसका सबसे गहरतम बिंदु है कौन सा, वो पिट्योरिका है, कौन सा, प्यूटोरिको ट्रेंच, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागर अंग्रेजी, ये तो वही आ गया, अंग्रेजी अक्षर एस के आकार जैसा है, तो हम अटलांटिक महासागर। सबसे बड़े महासागर की बात करें तो वो आपका है प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर कौन सा, प्रशांत महासागर। दूसरे नंबर पर आपका अटलांटिक। इसके लिए एक ट्रिक है, पैसा, मतलब कि ये देखने के लिए कि कौन सबसे बड़ा है, ठीक है। तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, और उसके बाद में आपका ये एस से हो गया, क्या हो गया बताओ जल्दी। तो प्रशांत, अटलांटिक, हिंद महासागर, और एस से आपका हो गया दक्षिणी महासागर, जिसे साउथर्न ओशियन बोलते हैं। उसके बाद में ए आता है आपका आर्कटिक महासागर, ठीक है। ये 5 आपके महासागर हैं। सबसे बड़ा आपका प्रशांत महासागर और सबसे छोटा है आपका आर्कटिक महासागर, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कि अटलांटिक महासागर की सबसे गहरा बिंदु कौन सा है, तो कि अभी मैंने आपको बताया जो मैरियाना गर्त है ये प्रशांत महासागर में कहाँ पर है, मैरियाना ट्रेंच जो है ये विश्व की सबसे गहरी ट्रेंच है, मैरियाना ट्रेंच, जो कि प्रशांत महासागर में है। अगर हम अटलांटिक महासागर की बात करें तो ये है पिट्योरिका। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि अभी पहले ही मैंने आपको बता दिया। अगला है मैरियाना ट्रेंच किस महासागर में स्थित है, तो प्रशांत महासागर में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी या जमुना नदी। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी। इसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर, इसकी लंबाई है, ठीक है। बात करें लंबाई के आधार पर 5 ऐसी नदियां हैं जो सबसे लंबी हैं। कौन कौन सबसे लंबी के मतलब लार्जेस्ट रिवर के अंदर आ जाएंगी आपकी 5 नदियाँ। कौन कौन सी, एक तो गंगा तो सबसे नंबर 1 पर है, गंगा। गंगा की लंबाई कुल है 2525 किलोमीटर। अगर हम गोदावरी की बात करें तो इसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर। इसके बाद में कृष्णा आती है जिसकी लंबाई है 1400 किलोमीटर। फिर यमुना आती है, इसकी लंबाई है 1376 मीटर। और 5वें नंबर पर जो सबसे लंबी नदी है वो आपकी नर्मदा है, और इसकी जो कुल लंबाई है वो है 1312 किलोमीटर, ठीक है। तो ये भारत की 5 सबसे लंबी नदियां हैं, गंगा, गोदावरी, कृष्णा, यमुना और नर्मदा, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, दामोदर, कोसी, हुगली या महानदी। तो जो आपकी हुगली है, हुगली के किनारे कौन सा शहर स्थित है, तो कोलकाता स्थित है। और ये हुगली जो है ये गंगा की वितरिका है, ठीक है। महानदी कोसी, और आपकी कोसी बिहार का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर हम बात की जो हमारी महानदी है, महानदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है। देखिए, महानदी को उड़ीसा का शोक, बिहार का कोसी नदी को बिहार का शोक, और दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है, ठीक है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, कुंचिकल जलप्रपात, शिव समुद्रम जलप्रपात, जोग जलप्रपात या धुआंधार जलप्रपात। तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है वो कुंचिकल जलप्रपात है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत कब और कहाँ से की गई। तो जो चिपको आंदोलन था ये पेड़ों के बचाव के लिए किया गया था, ठीक है। क्योंकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इन सबको क्या कर रहे थे ये लोग,
पेड़ों की कटाई कर रहे थे। तो ये उत्तराखंड के चमोली ज़िले से प्रारंभ किया गया था। इस जो चिपको आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, उनमें सबसे पहला नाम आता है सुंदरलाल बहुगुणा का, दूसरा आता है दुर्गा देवी, और एक स्क्रीन पे अगर कुछ टाइम तक अगर फिंगर ना रखो ना तो स्क्रीन खुद हो जाती है, खुद से बंद हो जाती, तो जो हमारी क्लास है वो कई भागों में बढ़ जाती है, तो थोड़ा उसमें क्रॉप करने में दिक्कत आ जाती है। हम भूल जाते हैं कि बार बार इसको थोड़ा टेस्ट करते रहना है कि स्क्रीन बंद ना हो। ठीक, तो कहाँ हम लोग पहुँचे थे? हम लोग पहुँचे थे कि जो चिपको आंदोलन है, इससे संबंधित जो व्यक्ति हैं वो कौन कौन से हैं? आपके सुंदरलाल बहुगुणा, जिन्होंने नेतृत्व किया था। उसके बाद में पुरुषों की अनुपस्थिति में दुर्गा देवी ने क्या किया था, इसका आंदोलन मतलब कि नेतृत्व किया था, जो कि महिला हैं। चंडी प्रसाद एक थे, उन्होंने क्या किया था, जन जन तक चिपको आंदोलन को पहुंचाने का कार्य किया था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा 1973 उत्तराखंड। ठीक है, अगला प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन कब हुआ? 1985, 1986, 1987 या 1990? तो जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था, नर्मदा नदी पर जब बांध बन रहा था तब ये आंदोलन हुआ था। और नर्मदा बचाओ आंदोलन से जो संबंधित व्यक्ति हैं, मेघा पाटेकर हैं। मेघा पाटेकर का नाम आता है, मेघा पाटेकर, मेघा पाटेकर, सॉरी मेधा पाटेकर तो हो गई। इसके बाद में बाबा आमटे का भी नाम आता है इसमें। किसका नाम? बाबा आमटे। ये दो व्यक्ति थे जिनका संबंध है नर्मदा बचाओ नदी से। ठीक है, और ये हुआ कब? तो 1985 में हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पेडोलॉजी, माइकोलॉजी, साइकोलॉजी या बायोलॉजी? तो मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। माइकोलॉजी हम बोलते हैं एल्गी के अध्ययन को, शैवाल के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। कौकों के सॉरी हाँ, इसके बाद में साइकोलॉजी तो जो मनोविज्ञान होता है उसको बोलते हैं। बायोलॉजी जिसमें हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं बायोलॉजी होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए पेडोलॉजी। ठीक है, आगे बढ़ते। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या इनमें से कोई नहीं? तो जो हमारी काली मिट्टी है इसे बोलते हैं स्वतः जुताई वाली मिट्टी। जब ये क्या होती है कि जब ये मिट्टी इसकी सूखती है तो क्या होती है, इसमें दरारें पड़ जाती हैं काली मिट्टी में, तो इसलिए इसको बोलते हैं स्वतः जुताई वाली मिट्टी। और ये ज्वालामुखी के लावा से निर्माण होता है इसका। अगर काली मिट्टी में फसल की बात की जाए तो ये कपास और गेहूँ, जो इन कपास के लिए बहुत ही मतलब प्रसिद्ध है कि काली मिट्टी में ही कपास होता है। और बाकी अन्य जैसे गेहूँ, जौ, ये सारी चीज़ें भी काली मिट्टी में होती है, लेकिन अधिक मात्रा में कपास की खेती की जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल है? तो ऋतुओं के आधार पर फसलों जो फसल चक्र उसे 3 में बाँटा गया है। रबी की फसल, जायद की फसल और खरीफ की फसल। जो ठंडी में बोए जाता है, मतलब ठंडियों वाले जो फसल है, जैसे ठंडी में गेहूँ, सरसों, चना, ये सारे क्या हैं आपके रबी के हैं। अगर हम जायद की बात करें तो ये जून से जुलाई वाले हैं, मतलब कि इसमें अप्रैल तक इसमें बुआई कर दी जाती है और उसके बाद में इसकी कटाई की जाती है जून से जुलाई। मतलब जैसे खीरा, ककड़ी, आपके खीरा हो गए, ककड़ी हो गए, जितने भी हरी सब्जियां, फल, ये सब होते हैं। ठीक है, ये सब आपके हरी सब्जियां वगैरह बोई जाती हैं। ये आपके जायद की फसल हो गई। और खरीफ की फसल में हम बोलते हैं धान। धान की बुआई की जाती है, अरहर की बुआई की जाती है, मक्का की बुआई की जाती है। ये सब आपके खरीफ में आ गए। तो यहाँ पर खरीफ की बात की गई कि नहीं है। तो धान, मक्का, ज्वार, गेहूँ। तो धान, मक्का, ज्वार ये आपकी खरीफ की फसल है। जो गेहूँ है ये रबी की फसल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे रबी की फसल में आपका गेहूँ हो गया, मटर हो गया, दालें हो गई, जितनी भी दालें हैं वो सारी आपकी रबी के अंदर आ जाएंगी। फसल गेहूँ हो गया, ये सब क्या है आपके रबी की फसलें हैं। ठीक है, श्वेत क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो जो हमारी हरित क्रांति है, ये इसके जनक कौन है भारत में? तो भारत में एम एस स्वामीनाथन है।
अगर विश्व स्तर पर देखा जाए तो आपके नॉर्मन बोरलॉग माने जाते हैं। यहाँ पर श्वेत क्रांति की बात की गई तो श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वो वर्गीज कुरियन हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। श्वेत क्रांति का संबंध किससे, तो दुग्ध उत्पादन से है। किससे है, दुग्ध उत्पादन से है श्वेत क्रांति का संबंध। ठीक है, अगला प्रश्न है 8 डिग्री चैनल किसके बीच अवस्थित है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच, अंडमान और निकोबार के बीच, पाक और जल संधि। पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच में है। कहाँ है, भारत और श्रीलंका के बीच में है। 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार के बीच में है। 9 डिग्री चैनल है आपके मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में है। और जो 8 डिग्री चैनल है वो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। तो एक आपका रामसर समझौता हुआ था 2 फरवरी 1971 में आपका हुआ रामसर समझौता। रामसर समझौता का संबंध था आर्द्र भूमियों के संरक्षण से, मतलब ये ईरान के रामसर शहर में हुआ, इसलिए इस समझौते का नाम पड़ गया रामसर समझौता। अब ये लागू कब हुआ, तो 1975 से लागू हो गया। भारत इसमें हिस्सा कब लिया या भारत ने इसे कब अपनाया, तो 1985 में भारत इसका भाग बना। उसके बाद में अगर हम बात करें कि जो विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है, तो 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, अगर हम बात करें कि वर्तमान में भारत में कितनी आर्द्र भूमियाँ हैं, तो अगर 5 जून 2026 तक का रिकॉर्ड लिया जाए तो कुल 100 आर्द्र भूमियाँ, जिसमें से 13 आर्द्र भूमि आपके उत्तर प्रदेश में है, 20 तमिलनाडु में है। मतलब ये इन 2 जगहों पर ज़्यादा और बाकी राज्यों में थोड़े कम कम है। ठीक है, तो भारत में अब तक कुल 100 आर्द्र भूमियाँ हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट टाइगर का प्रारंभ कहाँ से किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर का जो प्रारंभ है ये 1973 ईस्वी में किया गया था। टाइगर को राष्ट्रीय जीव कब घोषित किया गया, राष्ट्रीय पशु, तो ये 1972 में घोषित किया गया। और प्रोजेक्ट टाइगर जो 1973 में शुरू किया गया। उसके बाद में ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है ये उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से इसके प्रारंभ किया गया था। और जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है इसका नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क और पुराना नाम है इसका हैली नेशनल पार्क। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा, तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। अगर हम यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। काजीरंगा की बात करें तो ये असम में है और एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। दुधवा नेशनल पार्क ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में है। और गिर नेशनल पार्क ये गुजरात में है और ये एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। और एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है वो है गिर नेशनल पार्क। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एशियाई शेरों के संरक्षण के लिए कौन सा नेशनल पार्क प्रसिद्ध है, तो वो गिर है। अभी आपने देखा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। सरिस्का, रणथंभौर और केवलादेव ये सभी आपके राजस्थान के हैं। कहाँ के हैं, राजस्थान के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न और आज का आपका लास्ट प्रश्न है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन को और किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो है इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो जो हमारा स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था इसकी 20वीं वर्षगांठ पर आपका हुआ पृथ्वी शिखर सम्मेलन। तो जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था ये 1972 में हुआ था। अब 1972 में अगर हुआ तो इसकी जब 20 साल बाद ये कब आया, तो 1992 में आपका पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ। कौन सा सम्मेलन हुआ, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ। और इसको अन्य नाम से जाना जाता है रियो सम्मेलन, क्योंकि ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन को रियो सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये सब ओजोन परत से संबंधित है। रामसर समझौता ये आर्द्र भूमि के संरक्षण से संबंधित है। तो ये सारे आपके प्रश्न थे। आज की जो प्रश्नों की श्रृंखला थी वो 50 थी और आशा करती हूँ आप सभी को सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ ऐसा हो जो आपको समझ में ना आया हो या मुझे और कुछ चीज़ें ऐड करने की इसमें ज़रूरत है तो आप लोग मुझे ज़रूर बताएं। और जिस भी टॉपिक से आपको प्रश्न सॉल्व करने हो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। और एग्ज़ाम तो भाई आप सभी का बहुत नज़दीक आ गया है, 2 जुलाई से आपके एग्ज़ाम चालू हैं। ठीक है, तो आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे से अपना रिवीजन और प्रैक्टिस सेट वगैरह लगा रहे होंगे। तो चलिए मिलते हैं कल, आज के लिए इतना ही, बाय बाय।